आप सभी को मेरा नमस्कार। जैसा कि आप सब जानते ही हैं, हिमाचल प्रदेश टीजीटी कमीशन की नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है और फॉर्म फिल हो रहे हैं। तो उसकी तैयारी के लिए हम एक छोटा सा इनिशिएटिव स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें कि हम केमिस्ट्री सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे और केमिस्ट्री सब्जेक्ट के टॉपिक्स को कवर करेंगे। यहाँ से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। जो भी खुद से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हेल्प रहेगी। साथ में इसके साथ साथ आपको अपनी बुक्स भी देखनी है। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि बुक्स कौन सी इम्पोर्टेंट है। सभी के मन में यही क्वेश्चन रहेगा। तो देखो, सीधी सी बात है, NCERT ये सबसे इम्पोर्टेंट है। NCERT हमें कवर करनी ही पड़ेगी, लाइन टू लाइन कवर करनी पड़ेगी। और इससे अलावा भी जितने भी हमारी +1 +2 की बुक्स हैं, उनमें जो MCQ दिए हुए हैं, नीट लेवल के MCQ हो जाएंगे या JEE मेन के जो इजी या मॉडरेट लेवल के MCQs हैं, उनको करना बहुत ही ज़रूरी हो जाएगा। हालांकि सिलेबस की बात करें तो वो डायरेक्ट ऐसे बोलते हैं कि +1 +2, ऐसा भी नहीं बोलेंगे, सीधा बोलेंगे कि आपके सब्जेक्ट से क्वेश्चंस आपको आएंगे। अगर मैं मेडिकल की बात करूं तो वो सीधा बॉटनी और जूलॉजी बोल देगा। अब बॉटनी और जूलॉजी में जितनी भी चीज़ें आ जाएंगी, हालांकि हम +1 और +2 को लेके रखते हैं कि यहाँ तक जो है वो पूछा जाएगा। इसी तरह केमिस्ट्री की बात करें वो भी सेम ही रहेगा, ठीक। और अगर नॉन मेडिकल की बात करें तो उनके अपने सब्जेक्ट जैसे मैथ्स हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया और साइकोलॉजी हो गया। इनसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कोई डेफिनेट सिलेबस अभी इन्होंने नहीं बताया हुआ है, और अगर आगे आता है तो हमें उस पर ही फोकस करना पड़ेगा। लेकिन मेन बात ये है कि हमें +1 +2 को लेके ही चलना पड़ेगा, और वो भी कैसी, NCERT बेस्ड। तो NCERT ध्यान में बात रखना कि जो ओल्ड सिलेबस है NCERT का, ओल्ड NCERT का सिलेबस, वो हमारे लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा। हालांकि जो नई NCERT है उसमें कुछ चैप्टर्स कट कर दिए हैं, टॉपिक्स कट कर दिए हैं, वो हमें थोड़ा सा नुकसान दे सकता है, क्योंकि हमें क्या करना पड़ेगा, जो पुराने वाली NCERT है उसी को ध्यान में लेकर स्टडी करनी पड़ेगी। तो ये हो गई पढ़ाई करने का तरीका। अब ये आप पे डिपेंड है, आपने कैसे कवर करना है, कैसे पढ़ाई करनी है। हमने आपको सोर्स बता दिया। चलिए अब बात कर लेता हूँ मैं इस वीडियो लेक्चर की। इस वीडियो लेक्चर में हम आपको केमिस्ट्री के बारे में कुछ चीज़ें बताएंगे। केमिस्ट्री का टॉपिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम यहाँ पे हम कवर करेंगे, जो कि दोनों स्ट्रीम्स मेडिकल प्लस नॉन मेडिकल के लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा, हेल्पफुल रहेगा, आपके ज्ञान में वृद्धि करेगा। अगर आप ऑफलाइन ऑनलाइन बैचेस में जुड़ना चाहते हैं तो हम एकेडमी में पढ़ाते हैं, तो वहाँ पे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। हमारी एकेडमी 7 दिन का डेमो फ्री देती है, बिना किसी फीस के, ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो। तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं अधिक जानकारी के लिए। आइए अब आगे बढ़ते हैं हमारी वीडियो की ओर। देखिएगा, स्ट्रक्चर ऑफ एटम की बात करते हैं। देखो, सबसे पहले इम्पॉर्टेंट बात आ जाती है कि केमिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं, क्यों केमिस्ट्री को पढ़ते हैं। तो केमिस्ट्री में होता क्या है, सीधी सी बात आ जाती है हमारी रिएक्शंस की। भैया रिएक्शंस केमिस्ट्री में, जहाँ पे रिएक्शन आ गए वहाँ पे केमिस्ट्री देखने को मिलती है, ये तो बात ठीक है। लेकिन रिएक्शन में होता क्या है, तो रिएक्शन में रिएक्टेंट्स होते हैं जो आपस में मिलते हैं और हमें प्रोडक्ट बनाते हैं, प्रोडक्ट देते हैं। तो ये रिएक्टेंट्स जो हैं वो होते क्या हैं, रिएक्टेंट्स इज मॉलिक्यूल या इज सब्सटेंस, या हम बोल सकते हैं एलिमेंट। अब ये सब्सटेंस, ये एलिमेंट्स, ये मैटर, ये बना किससे हुआ होता है, तो ये बना हुआ होता है एटम से। इसलिए एटम को पढ़ना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। बात करेंगे कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम है क्या, एटम का स्ट्रक्चर कैसा है भाई, एटम के अंदर क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, या फिर एटम जो है उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, वो किस तरह से एक मैटर बनाता है, एक सब्सटेंस बनाता है।
चलिए बात करते हैं एटम की। एटम जो है वो बेसिक यूनिट होता है मैटर। मैटर की जो बेसिक यूनिट होगी वो क्या होगी, वो एटम होगी भैया। क्या होगी, एटम होगी। अगर मैं बात करूं सीधी सीधी, आपने पढ़ा होगा कि बेसिक यूनिट अगर मैं बोलूं स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल, तो वो क्या हो जाती है हमारी बॉडी की, वो हो जाती है सेल हो जाती है। उसी तरह अगर मैं मैटर की बात करूं, मैटर की बेसिक यूनिट क्या हो जाएगी, वो हो जाएगा एटम हो जाएगा। अब जब दो एटम आपस में जुड़ते हैं तो वो क्या बना देते हैं, वो मॉलिक्यूल बना देते हैं। या मैं यहाँ पे बोलूँ एलिमेंट, तो वो भी बोलना बिल्कुल सही होगा। एलिमेंट भी किससे मिलकर बना हुआ होता है, एटम से मिलकर बना हुआ होता है। जब एलिमेंट आपस में जुड़ते हैं तो वो मॉलिक्यूल बना देते हैं, और जब मॉलिक्यूल आपस में जुड़ते हैं तो क्या बना देंगे, मैटर बना देंगे। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा मैटर। क्या बना देंगे, वो मैटर बना देंगे, या हम इसको सब्सटेंस भी बोल सकते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब बोलेंगे हाँ जी। चले उसके बाद एटम के पास एटम के बीच में भी पार्टिकल्स होते हैं। देखेंगे हम थ्योरीज में पढ़ेंगे, एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे कि जब डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी आती है तो डाल्टन भाई साहब बोलते हैं कि एटम जो है वो इंडिविजिबल पार्टिकल है, इसको डिवाइड नहीं किया जा सकता, मतलब एटम के अंदर कुछ भी नहीं है, और इसी एटम से मैटर जो है वो बना हुआ होता है। हालांकि फर्दर आगे स्टडी जितनी भी हुई है वो इस बात को नकारते हैं, और ये भी प्रूव होता है कि एटम जो है उसके अंदर भी पार्टिकल्स होते हैं। तो वही पार्टिकल क्या कहलाएंगे, सब एटॉमिक पार्टिकल कहलाएंगे। यानी कि एटम के पास सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, और ये 3 तरह के होते हैं। इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, और तीसरे टाइप के आते हैं न्यूट्रल, जिनमें कि कोई भी चार्ज नहीं होता है। अगर मैं बात करूं, नेगेटिव चार्ज वालों को इलेक्ट्रॉन कहा जाता है, पॉजिटिव चार्ज वालों को प्रोटॉन कहा जाता है, और जो न्यूट्रल होते हैं जिनके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता है उनको न्यूट्रॉन कहा जाता है। और यही प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपस में मिला के क्या बनाते हैं, न्यूक्लियस बनाते हैं। यानी कि ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं। तो न्यूक्लियस में क्या क्या आ गए, प्रोटॉन आ गए और न्यूट्रॉन आ गए। यहाँ पे कैसा चार्ज बन गया, प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज होता है, तो न्यूक्लियस भी कैसी होगी, पॉजिटिवली चार्ज्ड होगी। और इन दोनों को मिलाकर हम क्या बोल देते हैं, न्यूक्लियॉन्स भी बोल देते हैं, न्यूक्लियॉन्स। ये बात भी आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है जी, चलिए आगे बात करते हैं। बोलता है एटम्स आर इंडिविजिबल पार्टिकल्स हैविंग वेरी स्मॉल साइज। बोला एटम एक इंडिविजिबल पार्टिकल है और इसका साइज जो है वो बहुत ही छोटा होता है। आगे हम बात करेंगे एटॉमिक मॉडल्स के बारे में, किस तरह से एटम्स की डिस्कवरी हुई और कैसे कैसे उसके बारे में आगे फर्दर स्टडीज की गई। तो सबसे पहले जॉन डाल्टन का एटॉमिक मॉडल आ जाता है, जिसको हम बोलते हैं डाल्टन्स एटॉमिक मॉडल। और ये कब आता है, समय की बात करें 1808 में, डाल्टन्स एटॉमिक मॉडल। अभी डाल्टन क्या बोलते हैं, डाल्टन बोलते हैं मैटर कंसिस्ट ऑफ इंडिविजिबल एटम्स। मैटर जो है वो इंडिविजिबल पार्टिकल से बना हुआ होता है, जिसको हम एटम्स बोलेंगे। फिर बोले ऑल द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैव आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज एंड एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज। अगर कोई एलिमेंट है, मान लेते हैं ये एलिमेंट है, अब ये किससे बना हुआ होगा, बहुत सारे एटम्स से बना हुआ होगा। अब इन सभी एटम्स की प्रॉपर्टी कैसी होगी, सेम होगी, या बोलेंगे आइडेंटिकल होगी। इसका क्या मतलब हुआ कि कोई भी एलिमेंट जो एक ही टाइप के एटम से बना हुआ है उसकी प्रॉपर्टी कैसी होगी, एटम्स की प्रॉपर्टीज की तरह होगी। और अगर कोई एलिमेंट डिफरेंट एटम से बना हुआ होगा तो वहां पे उसकी प्रॉपर्टी कैसी हो जाएगी, डिफरेंट हो जाएगी। इतनी बात क्लियर होगी।
अब इसी से ये जो रिएक्शन है हमारे, यानी कि केमिकल रिएक्शन, इसमें होता क्या है वो बात भी आई। तो डाल्टन भाई साहब ने ये भी बताया कि केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम्स की रीऑर्गेनाइजेशन होती है। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बात करूं H2 प्लस O2 इट गिव्स H2O। हुआ क्या, देखो ये H2 और ये O2 ये दोनों आपस में जुड़ के क्या बना दे रहे हैं, वाटर बना दे रहे हैं। हालांकि H2 और O2 इनकी अलग अलग प्रॉपर्टी, H2 की अपनी प्रॉपर्टी है, O2 की अपनी प्रॉपर्टी है, लेकिन जब ये दोनों कंबाइन हुए तो इन्होंने वाटर बनाया और इस वाटर की प्रॉपर्टी अलग प्रॉपर्टी हो। तो हुआ क्या, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम्स हुई। ठीक है, उसके बाद लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यहीं से आता है कि, और ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोलता है, अगर मैं आपको मोटा मोटा अभी बता दूं तो ये बोलता है सम ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू सम ऑफ प्रोडक्ट्स। किसका सम, ये तो बताया है नहीं, तो मैं बोलूंगा सम ऑफ मासेस ऑफ रिएक्टेंट्स। क्या बोलूंगा, सम ऑफ masses of reactants is equals to sum of masses of products, सम ऑफ मासेस ऑफ प्रोडक्ट्स। यानी कि अगर मेरे पास रिएक्टेंट्स हैं एक तरफ, उनके मास का अगर मैं सम करूं वो किसके बराबर होगा, वो प्रोडक्ट के मासेस के सम के बराबर होगा। और अगर दूसरी तरह से बोलूं तो कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोलता है, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट कैन बी कन्वर्टेड इनटू वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ये हो गया। ठीक है, उसके बाद लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन या डेफिनेट प्रोपोर्शन भी जिसको हम बोलते हैं, वो क्या बोलता है कि कोई भी दो एलिमेंट्स एक रेशो में कंबाइन होते हैं, डेफिनेट रेशो में कंबाइन होते हैं और वो एक डेफिनेट प्रोडक्ट देते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं H2 प्लस O2 की, ये हमें वाटर देता है और वाटर जब ये देगा तो इस केस में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशो 1:8 होती है और ये डेफिनेट रेशो होती है। ये लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, आगे पढ़ेंगे हम, इन लॉज को भी पढ़ेंगे, अभी मोटा मोटा जानकारी ले लो। आगे देखो, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, यानी कि एक एटम अगर किसी एटम के साथ या किसी एलिमेंट के साथ अलग अलग कंपोजिशन में रिएक्ट कर रहा है तो हमें अलग अलग प्रोडक्ट मिलेंगे। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बात करूं कार्बन जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर पे कार्बन मोनोऑक्साइड दे रही है, यही कार्बन अगर O2 के साथ रिएक्ट कर रही है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड दे रही है, और अगर यही हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर रही है तो मुझे क्या मिल रहा है, CH4 मिल रहा है। इस तरह से, ये अभी मैं सिर्फ एग्जाम्पल की बात कर रहा हूँ। ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन बोलता है कि कोई भी एक एलिमेंट या एटम जब किसी और एलिमेंट्स के साथ कंबाइन हो रहा है अलग अलग प्रोपोर्शन में, तो हमें प्रोडक्ट भी कैसा मिलता है, अलग अलग मिलता है। ठीक है, चले अब इसकी डीमेरिट्स की बात कर लेते हैं। क्या डीमेरिट्स रही इसकी, किस कारण जो है डाल्टन का एटॉमिक मॉडल फेल हुआ, देखिएगा। इन्होंने तो बोला था कि एटम एक इंडिविजिबल पार्टिकल है और यही बेसिक पार्टिकल भी है, किसी भी मैटर का बेसिक यूनिट है। लेकिन जब बाद में स्टडीज हुई तो ये बताया गया कि एटम इज डिविजिबल, एटम को डिवाइड किया जा सकता है और एटम के अंदर भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं और वो 3 तरह के होते हैं। एक बोला पॉजिटिव चार्ज, एक बोला नेगेटिव चार्ज और एक के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता है। पॉजिटिव चार्ज वाले पॉजिट्रॉन बोलेंगे या फिर इनको प्रोटॉन्स बोला गया, और नेगेटिव चार्ज वालों को इलेक्ट्रॉन बोला गया, और जो न्यूट्रल थे उनको न्यूट्रॉन बोला गया। ठीक है जी,
चल, उसके बाद नंबर 2, मोस्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स डिड नॉट एक्सप्लेन्ड बाय डाल्टन। डाल्टन द्वारा बहुत सारे एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स एक्सप्लेन नहीं किए। एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट का मतलब रिएक्शन वाले रिजल्ट ही, कि हाँ भाई कोई रिएक्शन हो रहा है, उससे हमें कोई प्रोडक्ट मिला, तो ये हुआ कैसे, किस वजह से, ठीक। क्योंकि इन्होंने तो बोला था कि केमिकल रिएक्शन जो है वो होगा रीअरेंजमेंट ऑफ एटम की वजह से, ठीक है। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट जो मॉडल आ जाता है वो थॉमसन एटॉमिक मॉडल आ जाता है। और थॉमसन एटॉमिक मॉडल ये 1904 में आता है, 1904 में थॉमसन एटॉमिक मॉडल। इस मॉडल को हम क्या क्या बोलेंगे, वाटरमेलन मॉडल बोल देंगे, प्लम पुडिंग मॉडल बोल देंगे, रेजिन मॉडल भी बोल दिया जाता है। अब ये जो थॉमसन भाई साहब थे, इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि एक एटम होता है, एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज भी है और नेगेटिव चार्ज भी है। पॉजिटिव चार्ज जो है वो ज़्यादा मात्रा में है, पूरे एटम में फैला हुआ है, और उसके बीच में नेगेटिव चार्ज हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। अब इसको वाटरमेलन मॉडल क्यों बोला, क्योंकि जैसे वाटरमेलन में देखिएगा, मैं आपको चित्र में बताऊं, ये देखिए, जैसे कि आपको ये वाटरमेलन का स्लाइस दिख रहा है, ये जो रेड रेड पार्ट है, ये जो रेड रेड पार्ट आपको दिख रहा है, इसको बोल दिया कि ये पॉजिटिव चार्ज है। और जो रेड पार्ट में आपको ब्लैक कलर से बीज दिख रहे हैं, ये जो बीज दिख रहे हैं, ये बोल दिया ये इलेक्ट्रॉन है। तो देखो, पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज के बीच में इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसलिए इसको वाटरमेलन मॉडल कहा गया। इसी तरह इसको प्लम पुडिंग मॉडल भी कहा गया। प्लम पुडिंग का मतलब पुडिंग, ये एक केक ले लेते हैं, छोटा सा केक लेते हैं, और देखो आपको चित्र में भी दिख रहा है, और केक तो होता है पूरा का पूरा, उसके बीच में छोटे छोटे दाने चॉकलेट्स के या किशमिश के या कोई भी ड्राई फ्रूट्स हो सकते हैं। तो ऐसा बोला कि ये पूरा का पूरा केक क्या है, ये पॉजिटिव चार्ज है, और इसके बीच में जो ड्राई फ्रूट्स लगाए हुए हैं, या फिर हम बोलेंगे कि किशमिश लगाई हुई है, वो इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ठीक। इसलिए इसको क्या बोला, प्लम पुडिंग मॉडल भी बोला। और एक रेजिन मॉडल भी बोला। रेजिन वैसे ही किशमिश की ही बात हो रही है, तो अब चॉकलेट्स की तरह जगह किशमिश लगा दी, इसलिए इसको रेजिन मॉडल भी बोला। तो ये तीनों नाम किसके हैं, थॉमसन एटॉमिक मॉडल के। एक और बात यहाँ पे लिखी हुई है, थॉमसन ने ही इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया, और ये कब किया, 1897 में, 1897 में। इसकी बात भी करेंगे, हालांकि अभी हम बात कर रहे हैं एटॉमिक मॉडल की, तो इसी के बारे में चर्चा करते हैं। बोलता है, पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड एंड नेगेटिवली चार्ज्ड इज एम्बेडेड इन इट। पॉजिटिवली चार्ज्ड पूरी तरह से पूरे के पूरे स्ट्रक्चर में फैला हुआ है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और इसके बीच में नेगेटिव चार्ज एम्बेडेड है, इसके बीच में क्या है, नेगेटिव चार्ज फंसा हुआ है। आगे बोलता है, थॉमसन एटॉमिक मॉडल एक्सप्लेन्स द ओवरऑल न्यूट्रलिटी ऑफ एन एटम। थॉमसन के मॉडल ने एक एटम की ओवरऑल न्यूट्रलिटी के बारे में बताया कि नेट चार्ज जो है एक एटम के ऊपर वो कितना होगा, 0 होगा, न्यूट्रल होगा। क्यों, क्योंकि जितने पॉजिटिव चार्ज है, जितना पॉजिटिव चार्ज है एक एटम के अंदर, उतना ही मुझे नेगेटिव चार्ज भी देखने को मिलेगा। तो ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे। जब इन दोनों ने एक दूसरे को बैलेंस कर दिया, तो भाई कैसा चार्ज बना, न्यूट्रल चार्ज बना, 0 चार्ज बना। तो इस एक्सपेरिमेंट ने ओवरऑल न्यूट्रलिटी ऑफ एटम के बारे में भी बताया, ठीक है। चलें, उसके बाद डीमेरिट्स की बात कर लेते हैं। भाई क्या क्या इसकी डीमेरिट्स रही। कुड नॉट एक्सप्लेन द प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इनसाइड एन एटम। ये सही से नहीं बता पाया कि किस तरह से पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज एटम के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, अच्छे से नहीं बता। ये तो बता दिया कि हाँ नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, पूरा का पूरा न्यूट्रल है, लेकिन ये नहीं बता पाया कि एक्चुअल में किस तरह से पॉजिटिव चार्ज अरेंज है, किस तरह से नेगेटिव चार्ज अरेंज है, ठीक है।
चलिए, ये हो गया हमारा थॉमसन एटॉमिक मॉडल। आगे बात करें, यहाँ पे कुछ जानकारी दी हुई है अल्फा पार्टिकल के बारे में। अल्फा पार्टिकल किसके बराबर होता है? हीलियम न्यूक्लियस के बराबर होता है। इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और वो पॉजिटिव चार्ज कितना होता है? 2 पॉजिटिव के बराबर, 2 पॉजिटिव चार्ज। बीटा पार्टिकल की बात करूं तो ये नेगेटिव चार्ज होता है भाई, सिमिलर टू इलेक्ट्रॉन की तरह। और अल्फा पार्टिकल की बात करूं तो इसके पास चार्ज नहीं, रेडिएशन होती है, बहुत ज़्यादा हैवी रेडिएशन, और ये हाईली पेनिट्रेटिंग होती है। ये थोड़ी सी एक्स्ट्रा जानकारी, क्यों? क्योंकि आगे अल्फा पार्टिकल हम पढ़ेंगे तो वहां पे ये काम आएगा। चलें, अब डिस्कवरी की बात कर लेते हैं। जे थॉमसन का कैथोड रे एक्सपेरिमेंट है, और इस एक्सपेरिमेंट को और क्या बोला जाता है? डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट भी बोला जाता है। डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट, ठीक है जी। इसी एक्सपेरिमेंट की वजह से हमें क्या देखने को मिला? इलेक्ट्रॉन देखने को मिला। यानी कि यही वो एक्सपेरिमेंट है जिसके द्वारा खोज करी गई इलेक्ट्रॉन की। तो ये बात ध्यान में रखना, यहाँ पे किसकी डिस्कवरी हुई? इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई। दूसरी बात कैनल, अच्छा ठीक है, ये तो बाद में आएगा। चल, थॉमसन ने किसकी डिस्कवरी करी? इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी करी। कब करी गई? 1897 में, अभी हमने ऊपर देखा। तो इन्होंने क्या लिया? इन्होंने एक डिस्चार्ज ट्यूब ली, ठीक है जी। डिस्चार्ज ट्यूब, ये जो आपको दिख रही है, ये है एक डिस्चार्ज ट्यूब, ठीक है। इसको वैक्यूम पंप के साथ लगाया गया, यानी कि इसके अंदर क्या करना है? हमने वैक्यूम क्रिएट करना है। वैक्यूम का मतलब नो एयर, एयर नहीं होनी चाहिए, कोई भी मीडियम नहीं होना चाहिए, सीधी बात, नो मीडियम, उसको क्या बोलते हैं हम? वैक्यूम बोलते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे हाई वोल्टेज का यूज किया गया। इस डिस्चार्ज ट्यूब में एक तरफ कैथोड आ जाएगा जिसको हम नेगेटिव चार्ज बोलेंगे, दूसरी तरफ एनोड आ जाएगा जिसको हम पॉजिटिव चार्ज बोलेंगे, और इनको कनेक्ट कर दिया गया एक बैटरी के साथ, और उसकी वोल्टेज लगभग 10,000 से 20,000 वोल्ट के बीच में हुई, ठीक है जी। और इस ट्यूब का प्रेशर, ये जो डिस्चार्ज ट्यूब है, इसका प्रेशर लो प्रेशर रखा गया, और बात करते हैं 10⁻⁹, कहीं कहीं पे 10⁻⁻10 एटमॉस्फेयर भी बोला गया है। चलें, तो यहाँ से ध्यान में बात रखने वाली क्या है कि कैथोड जो है वो कैसा है? नेगेटिव चार्ज है। एनोड जो है वो कैसा है? वो पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। चलो, फिर एक और बात कि यहाँ पे फ्लोरोसेंट स्क्रीन का यूज किया गया, जिंक सल्फेट स्क्रीन का यूज किया गया, सॉरी जिंक सल्फाइड, ZnS, जिंक सल्फाइड स्क्रीन का यूज किया गया, ठीक है। इसका यूज क्या है आगे बताता हूं मैं, क्यों यहाँ पे फ्लोरोसेंट स्क्रीन जिंक सल्फाइड की यूज की गई। चलिए, जैसे ही हमने इस ट्यूब को या कैथोड को हमने बैटरी के साथ कनेक्ट किया तो क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन जाने लगे, या बोलेंगे चार्ज जाने लगा। चार्ज होता है हमारा नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव चार्ज जाने लगा। बोलो बात ठीक है, कैथोड तक पहुंच गया। अब क्या होगा? यहाँ पे नेगेटिव चार्ज जो है वो पॉजिटिव चार्ज की तरफ जाएगा। भी ऐसा ही होता है, नेगेटिव चार्ज किसकी तरफ जा रहा है? पॉजिटिव चार्ज की तरफ जा रहा है, ठीक है। अभी ये हमें दिखेगा नहीं क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो बहुत ही छोटा होता है, हम इसको नहीं देख सकते, इवन माइक्रोस्कोप से भी नहीं देखा जाता है, ठीक है जी। तो इसको देखने के लिए या महसूस करने के लिए ही जिंक सल्फाइड स्क्रीन का यूज किया गया। अब ये फ्लोरोसेंट स्क्रीन है, जो भी कभी भी इसके ऊपर कोई चीज टकराएगी तो ये क्या करेगा? लाइट देगा भी, वहां पे लाइट ब्लिंक होगी। तो जब ये स्क्रीन के ऊपर कोई भी इनविजिबल पार्टिकल स्ट्राइक करेगा तो यहाँ पे क्या होगा भाई? स्ट्राइक होगी। यहाँ पे क्या लगेगा कि कुछ ना कुछ चमक रहा है, यहाँ पे कुछ ना कुछ स्ट्राइक हो रहा है, तो वहां से हम पता लगा सकते हैं कि हाँ जी इधर कुछ ना कुछ तो आ रहा है। अब कैथोड से नेगेटिव चार्ज किस तरफ जा रहा है? पॉजिटिव चार्ज की तरफ जा रहा है, और यहाँ पे क्या देखने को मिली? स्ट्रेट लाइंस देखने को मिली, और ये स्ट्रेट लाइन किससे बनी हुई है? नेगेटिव चार्ज से बनी हुई है। नेगेटिव चार्ज कहाँ जा रहा है? पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, ठीक है जी। इन्हीं रेज को क्या बोला? कैथोड रेज बोला।
क्या बोला, इन्हीं रेज को क्या बोला गया, कैथोड रेज बोला गया। अब कैथोड रेज क्यों बोला इनको, क्योंकि दे स्टार्ट्स फ्रॉम, दीज रेज स्टार्टेड फ्रॉम कैथोड टुवर्ड्स एनोड, टुवर्ड्स एनोड। ये रेज कैथोड से स्टार्ट हुई और किस तरफ गई, एनोड की तरफ गई। ठीक है जी। जब ये वहां पे पहुंच गया, जब हमारा इलेक्ट्रॉन या नेगेटिव चार्ज यहाँ पे पहुंच गया, स्क्रीन के साथ हिट किया, ये ब्लिंक हुई और हमें पता लगा कि यहाँ पे कोई ना कोई पार्टिकल तो है जो कि इनविजिबल है। अब पता कैसे लगा कि ये पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है। बात कर रहे हैं हम इलेक्ट्रॉन की, तो ये नेगेटिव चार्ज ही है। अब ये हमें इस तरह से पता लगा कि पॉजिटिव की तरफ कौन आएगा, पॉजिटिव की तरफ तो नेगेटिव चार्ज ही आएगा। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, कोई ऐसा पार्टिकल आ रहा है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, और इसी नेगेटिव चार्ज वाले पार्टिकल को क्या बोला गया, इलेक्ट्रॉन बोला गया। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी होती है। चल देखें इसकी इंपॉर्टेंट बातें। डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट दैट हैव नेगेटिव चार्ज। हाँ जी, ठीक बात है। कैथोड रेज स्टार्ट फ्रॉम कैथोड एंड मूव टुवर्ड्स एनोड। कैथोड से शुरू हुई जो कि नेगेटिव चार्ज था, और एनोड की तरफ गई जो कि पॉजिटिव चार्ज था। आगे देखो, कैथोड रेज आर नॉट विजिबल। कैथोड रेज विजिबल नहीं थी। ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल की इन द अब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। अब हमने इसके ऊपर इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं की हुई है, तब ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगी। अगर हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड यूज करेंगे, इसका मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक का फील्ड मतलब हुआ नॉर्थ एंड साउथ। यहाँ पे हमने मैग्नेट लगा दिए दोनों तरफ क्या लगा दिए, मैग्नेट लगा दिए। एक तरफ हमारा नॉर्थ पोल, एक तरफ हमारा साउथ पोल। तो मैग्नेट में भी क्या होता है, वहाँ पे लाइंस चलती हैं, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज बनते हैं, एक नेगेटिव होता है एक पॉजिटिव होता है। ठीक है जी, ठीक है। अब जिस तरफ पॉजिटिव चार्ज होगा, अब ये रेज उसी तरफ डिफ्लेक्ट हो गई। अरे भैया ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि वहां पे था पॉजिटिव चार्ज था, तो नेगेटिव चार्ज किस तरफ जाता है, पॉजिटिव चार्ज की तरफ जाता है। तो यहाँ से तो ये कन्फर्म हो गया कि ये जो लाइंस हैं, ये जो कैथोड रेज हैं, वो कैसी हैं, वो नेगेटिव चार्ज है, तभी तो वो पॉजिटिव चार्ज की तरफ जा रही हैं। ठीक है, तो यही बात ये बोलता है कि दीज रेज स्टार्ट डिफ्लेक्टिंग टुवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज व्हेन मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड। जब इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की गई तो ये रेज पॉजिटिव चार्ज की तरफ डिफ्लेक्ट होना शुरू हुई। आगे देखो, कैथोड रेज फॉल ऑन हैवी सॉलिड्स, एक्स रेज आर प्रोड्यूस्ड। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट ये रहने वाला है। बोला कि जब भी कैथोड रेज हैवी सॉलिड्स के ऊपर गिरती हैं, स्ट्राइक करती हैं, तो एक्स रेज प्रोड्यूस होती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बनेगा भाई। ठीक है, बाकी तो जनरल बातें, ये पॉइंट थोड़ा सा हटके है, तो इसको ध्यान में रखना। तो इस तरह से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई। आगे नेक्स्ट देखो, आगे हमारा जो मॉडल आ जाता है वो रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल है। क्या बोलेंगे, रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। और ये कब दिया, ये 1911 में आया था भाई। 1911 में रदरफोर्ड को नोबेल प्राइज भी मिला था। और ये नोबेल प्राइज कब मिला, अब बात करेंगे 1908। 1908 में इनको नोबेल प्राइज मिला था। रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल कब आया, 1911 में, 1911। ठीक है जी, चलो इतनी बात हो गई। इस एक्सपेरिमेंट का नाम और क्या क्या है, एक तो हो गया रदरफोर्ड्स गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। अब गोल्ड फॉइल क्यों बोला, क्योंकि इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में गोल्ड फॉइल का यूज किया था। उसके बाद इसको अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं। इसको ऐसा क्यों बोलते हैं, क्योंकि उन्होंने अल्फा पार्टिकल्स स्ट्राइक करवाए थे गोल्ड फॉइल के ऊपर।
और हमने पहले जानकारी ले ली कि अल्फा पार्टिकल क्या होता है। आप बोलोगे सर इसके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज होता है और ये हीलियम न्यूक्लियस के बराबर का होता है। हीलियम की न्यूक्लियस के ऊपर जितना चार्ज आएगा उतना ही अल्फा पार्टिकल के ऊपर चार्ज होता है। हैविंग 2 पॉजिटिव चार्ज विच इज इक्वल टू हीलियम न्यूक्लियस, ये बात आपने ध्यान में रखनी है। हीलियम की जो न्यूक्लियस होती है उसके बीच में 2 पॉजिटिव चार्ज होता है। इसको और क्या बोला जाता है? अरे भाई ये तो गड़बड़ हो गई। हाँ जी देखो, गड़बड़ कुछ नहीं हुई। इसको और क्या बोला जाता है? सोलर सिस्टम मॉडल भी कहा जाता है। सोलर सिस्टम मॉडल, तो यहाँ से हमें क्या क्या बातें देखने को मिली? एक तो इसको गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट, इसको अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट और इसको सोलर सिस्टम मॉडल भी बोला जाता है। ठीक, अब हुआ क्या इसमें देख लो। बोला एक हमने सोर्स लिया, हमने नहीं लिया, ये तो इन भाई साहब ने, रदरफोर्ड ने लिया। जहां से क्या निकलेगा? जहां से अल्फा पार्टिकल्स निकलेंगे। क्या निकलेंगे? अल्फा पार्टिकल्स निकलेंगे। इसको बोलते हैं रेडियो एक्टिव सैंपल। अब अल्फा पार्टिकल कहाँ से निकलेंगे? कोई रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से निकलते हैं, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से निकलते हैं। इसी को हमने बोला सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल। फिर हमने ली गोल्ड फॉइल ली, भी गोल्ड फॉइल के ऊपर ही तो इन पार्टिकल्स को स्ट्राइक करवाना है। और हमने लास्ट में एक स्क्रीन रखी जहां पे हमारी ऑब्जर्वेशन आएगी, जिसको हम बोलेंगे फ्लोरोसेंस स्क्रीन। अब ये फ्लोरोसेंस स्क्रीन का मतलब क्या होता है? जहां जब भी इस स्क्रीन के ऊपर कोई चीज टकराएगी ये ब्लिंक करेगी। ठीक है, यहाँ पे भी जिंक सल्फाइड का यूज किया, जैसे कि डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट में किया गया था। अब हुआ क्या कि बहुत सारी लाइंस या बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स तो आर पार हो गए, एक तरफ से दूसरी तरफ पहुंच गए। भाई सीधा का सीधा, एक तरफ से दूसरी तरफ पहुंच गए, सीधा का सीधा। ठीक है, इससे ये पता चला कि ये जो गोल्ड की फॉइल है इसके अंदर बहुत सारा स्पेस है। यानी कि हम इसको एटम समझ लें, एक एटम समझ लेते हैं। इसको क्या समझ लेते हैं? एक एटम समझ लेते हैं। तो इस एटम के अंदर बहुत सारा खाली स्पेस है। फिर दूसरा पॉइंट आया कि कुछ जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो कुछ एंगल से डिफ्लेक्ट हो गए। कुछ एंगल्स का मतलब है कि कोई भी एंगल बन सकता है, हो सकता है 30 डिग्री हो, 60 डिग्री हो, 45 डिग्री हो, 50 डिग्री हो या 90 डिग्री हो या 170, कुछ भी, कोई भी एंगल से हो सकता है। तो कुछ अल्फा पार्टिकल्स कुछ एंगल से डिफ्लेक्ट हो गए। और ये भी सामने में देखने आया कि 12,000 अल्फा पार्टिकल में से एक अल्फा पार्टिकल रिबाउंड हुआ। क्या हुआ? रिबाउंड हुआ। रिबाउंड का मतलब टकरा के बिल्कुल वापिस आ गया, 0 डिग्री का एंगल बना के वापिस आ गया। जैसे कि ये वाला हम इसको देख सकते हैं, ये वाला, ये फिर से वापिस आ गया भाई, रिबाउंड करके वापिस आ गया। ये ऑब्जर्वेशन 3 तरह की, एक तो आर पार हो गई, एक कुछ एंगल से डिफ्लेक्ट हो गई, और तीसरा पॉइंट की वो बिल्कुल रिबाउंड हो गया। ठीक है, अब देखो ऑब्जर्वेशन में देखो, इनसाइड द एटम पॉजिटिव चार्ज एंड मास ऑफ एटम लोकेटेड इन द सेंटर डेंस रीजन कॉल्ड न्यूक्लियस। एटम के अंदर सेंटर में पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हुआ है, जो कि उस रीजन को क्या बोला? उस रीजन को न्यूक्लियस बोला। मोस्ट ऑफ द मास लोकेटेड इन द सेंटर डेंस रीजन कॉल्ड न्यूक्लियस। यही बात फिर से बोला कि मोस्ट ऑफ द मास, ज्यादातर एटम का मास कहाँ पे है? न्यूक्लियस में है। उसके बाद नंबर 2 देखो, इलेक्ट्रॉन क्लाउड प्रेजेंट अराउंड द न्यूक्लियस वेयर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व इन ए सर्कुलर पाथ कॉल्ड ऑर्बिट्स। इन्होंने क्या बोला कि न्यूक्लियस के अराउंड एक इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है, जहां पे इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, और इलेक्ट्रॉन के घूमने वाले पाथ को क्या बोला गया? ऑर्बिट्स बोला। हालांकि ये बाद में बोहर द्वारा रिफाइन किया गया, लेकिन इससे हमें ये ऑब्जर्वेशन मिलती है। आगे देखो, पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन एंड नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स एंड पॉजिटिव चार्ज हेल्ड टुगेदर बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बोला ये जो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज है ये दोनों फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़े हुए हैं। इनके बीच में कैसी है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, और उसको बोला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है जी, इतनी बातें हो गई।
ठीक है, तो जहाँ पे ये आर पार हो गया वहाँ से हमें पता लगा कि वहाँ पे खाली जगह है, खाली स्पेस है, खाली स्पेस है। जहाँ पे ये कुछ एंगल से डिफ्लेक्ट हो गया वहाँ से हमें पता लगा कि यहाँ पे कोई ना कोई चार्ज प्रेजेंट है, और ये कैसा चार्ज प्रेजेंट है, ये वाला वो वाला एरिया है न्यूक्लियस के आसपास का जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज का इन्फ्लुएंस है, क्योंकि ये जो हमारे अल्फा पार्टिकल होते हैं ये पॉजिटिव चार्ज ही होते हैं। जब पॉजिटिव चार्ज से टकराएगा तो वो दूर भागेगा, मतलब कि डिफ्लेक्ट होगा, ठीक है। और सेंटर में तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज है जहाँ से जो हमारा अल्फा पार्टिकल है वो रिबाउंड हो गया। तो ये 3 चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है। चलो उसके बाद देखो लिमिटेशन क्या रही इनकी। कुड नॉट एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ एटम, एटम की स्टेबिलिटी बताने में असमर्थ रहे। कुड नॉट एक्सप्लेन द इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम, एटम के इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर को बताने के लिए असमर्थ रहे। कुड नॉट एक्सप्लेन द एटॉमिक स्पेक्ट्रा एंड डुअल बिहेवियर, ये एटॉमिक स्पेक्ट्रा और डुअल बिहेवियर को बताने में भी असमर्थ रहे। अब ये एटॉमिक स्पेक्ट्रा क्या है हम आगे पढ़ेंगे, और डुअल बिहेवियर क्या है इसको भी आगे पढ़ेंगे। मोटा मोटा बता दूं, डुअल बिहेवियर मतलब कि इलेक्ट्रॉन जो है वो डुअल बिहेवियर शो करता है, ठीक है जी। मतलब कि ये वेव की तरह बिहेवियर करेगा और दूसरा पार्टिकल की तरह भी बिहेवियर करेगा। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे जब हम बोहर की थ्योरी पढ़ेंगे, तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें एटॉमिक स्पेक्ट्रा वाली और डुअल बिहेवियर वाली चीज़ें क्लियर होंगी। तो आज के लेक्चर में इतना ही काफ़ी है। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये हमारी वीडियो सीरीज़ आपके एग्ज़ाम में आपको ज़रूर हेल्प करेगी, साथ में आपके कंसेप्ट को क्लियर करने में भी हेल्प करेगी। अगर आपको कोई समस्या आती है या आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।